तो दोस्तों मेजर टेस्ट 10th 10वां, इसके बॉटनी के पार्ट का सारा डिस्कशन, सारा जो एनालिसिस है वो सब करते हैं अपन। एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 वो बोल रहा है कि वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, वेल बीइंग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। दिस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंट इज कंसिडर्ड इन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जैसे ही ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी की बात आती है, वैसे ही एथिकल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी। देन 102 ट्रॉपिकल एरियाज आर हैविंग ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज। ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्यों? एक बोल रहा है कि दे हैड लॉन्गर अनडिस्टर्ब इवोल्यूशनरी टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रॉपिकल रीजन था उस जगह पर अनडिस्टर्ब रीजन बहुत सारा मिल गया मुझे। तो किसी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी जब हुई तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं गई, इसलिए इन जगहों पर मुझे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिल रही। सही बात है। दूसरा, सो लेस सीजनल वेरिएशन, तो सोलर रेडिएशन पड़ते ही हैं, इसलिए यहां पर सोलर रेडिएशन भी, सॉरी सीजनल वेरिएशंस भी कम मिलेंगे मुझे। सही बात है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। सही बात है, इस ट्रॉपिकल रीजन में ही सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन देखने को मिलते हैं। ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये जो पार्ट है ये इकोलॉजी के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको ज्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कंसिडर नहीं किया जा रहा है? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, नहीं, इससे हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को लॉस, ये तो किया जाएगा। देन एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो 2 तरह का कंजर्वेशन होता है। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, होता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, वहां पर तो हमें फायदा ही मिलने वाला है, हम बायोडाइवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये तो बोल रहा है लॉस के लिए, तो गलत बात है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरे स्टेटमेंट भी पढ़कर देख लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए भी ठीक है। डिफॉरेस्टेशन नॉट कंसिडर लॉस ऑफ, डिफॉरेस्टेशन से लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का, कई सारे ऑर्गेनिज्म का होम, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लॉस बोलना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का डिफॉरेस्टेशन से होता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी डिफॉरेस्टेशन में भी हैबिटेट लॉस है और फ्रेगमेंटेशन में भी ये सब होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 103। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 104 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एबीसीडी 4 स्टेटमेंट दिए, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सही बात है। अर्थ समिट वाज हेल्ड इन 1992 इन रियो डी जेनेरो, सही बात है। वर्ल्ड समिट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 202, ये भी सही बात है। सेक्रेड ग्रूव्स आर मेन फॉर इन सिटू कंजर्वेशन, ये भी सही बात है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 105 105 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट, ये तो पता ही अपनों को, अमेज़न फॉरेस्ट जो 20% ऑक्सीजन देता है। करेक्ट आंसर बी। 106 106 इफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, देन तो क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जिससे टेम्परेचर, जो हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवरेज टेम्परेचर है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है -17 डिग्री सेंटीग्रेड होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दोगे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ए करेक्ट है। और भी देख लेते हैं क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर एब्सेंट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। प्लांट्स विल फ्लोरिश वेल, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का, काहे के लिए फ्लोरिश वेल करने वाले, नो इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई इफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए। 107 अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीब्लेंड। वही ये आपका जो एनसीईआरटी में जो लास्ट टॉपिक है उसमें कुछ केस स्टडी दी गई हैं, उसी में का एक पार्ट है ये पॉलीब्लेंड। इसे बिटुमिन के साथ मिलाकर सरफेसिंग ऑफ रोड किया जाता है। करेक्ट आंसर सी। 107 के बाद 108 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल आर द साइट्स ऑफ, ये रेडियो एक्टिव डिजास्टर के लिए फेमस है ये जगहें।
फेमस तो नहीं बोलना चाहिए, कुख्यात बोलना चाहिए। यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिजास्टर्स हुए थे, एक्सीडेंट्स हुए थे। 3 माइल आइलैंड ये हमें मिलेगा यूएसए में। चार्नोबाइल डिजास्टर ये यूएसएसआर जब था तब चार्नोबाइल में एक्सीडेंट हुआ था रेडियो एक्टिव, वहां पर इसके कारण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो 108 का 3 माइल आइलैंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन नहीं, एयर पॉल्यूशन तो हर जगह हो सकता है, लेकिन इन जगहों पर स्पेशली रेडियो एक्टिविटी का मिसमैनेजमेंट बोल दीजिए या रेडियो एक्टिविटी के हेजार्डस इंसिडेंट बोल लीजिए, वो होगा। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाएगा 120 का बी, सॉरी 108 का बी। 109 मेज द कॉलम। तो देखते हैं, जैसे आपकी किताब में जो दिया है वो मिनामाटा डिसीज का दिया है, मर्क्यूरी वाला। तो मिनामाटा डिसीज वो मर्क्यूरी से आ जाएगा, यानी सेकंड के लिए वाई। देन आपका जो नाइट्रेट है ये ब्लू बेबी के लिए होता है, फर्स्ट के लिए एक्स। तो फर्स्ट के लिए एक्स मेरे पास यहाँ है, सेकंड के लिए वाई। थर्ड भी देख लेते हैं, आर्सेनिक उसके लिए ब्लैक फुट, बिल्कुल सही बात है। कॉपर उसके लिए यूरेमिया, सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 109। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 110, 110। विच मेटल इज नॉट फाउंड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर मुझे जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। इन चार में से पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम ये उन्हीं में के मेंबर से, सोडियम नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम इस काम में नहीं आता। देन 111 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैरीड आउट इन विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वो नॉन बायोलॉजिकल होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो बायोलॉजिकल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 112, 112 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायनियर ऑर्गेनिज्म इन वाटर बॉडी। Which of the following would appear as the pioneer organism in water body? Pioneer मतलब शुरुआत करने वाले। तो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिज्म की शुरुआत करने वाले कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। करेक्ट आंसर सी। 113 बेड ओजोन। तो गुड ओजोन, बेड ओजोन। गुड ओजोन हमें कहां पर मिलती है? वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। बेड ओजोन कहां पर मिलेगी? हम जहां रह रहे हैं ट्रोपोस्फीयर, वहां पर मिलेगी। करेक्ट आंसर बी। देन 114 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही नहीं है? Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। सही बात है, ये तो नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो सही है पहले वाला। ये डेफिनेशन नहीं है प्राइमरी प्रोडक्शन की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसे अगले कंज्यूमर के लिए बनाएंगे उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सही बात है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू आफ्टर रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन। नहीं, वो तो नेट होता है। करेक्ट, ये सी गलत है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ये स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन है, सही बात है। उसने गलत पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 115, 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट ऑफ पार्टिकुलेट नेचर। तो पार्टिकुलेट नेचर के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देन 117, 117 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर। प्राइमरी और सेकेंडरी कार्निवोर कौन कहलाएंगे? दोनों के दोनों। तो शार्क ये किसी कार्निवोर को भी ईट कर लेगी, और उस कार्निवोर को, जैसे कोई कार्निवोर किसी हर्बीवोर को ईट करता है, शार्क उसको भी ईट कर सकती है, किसी हर्बीवोर को भी ईट कर सकती है। तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्निवोर शार्क हो सकती है। एक एक करके देखते हैं। ये 17 के पहले क्वेश्चन नंबर 16 आना चाहिए कायदे से। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं पहले। ये रहा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर। तो दोनों के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कार्निवोर दोनों कौन से कहलाएंगे? शार्क, हाँ ये कहला देगी। टेडपोल नहीं, ये नहीं कहलाएगा। ग्रास हॉपर नहीं, ये भी नहीं कहलाएगा। फाल्कन ये हो सकता है, और आपका स्नेक ये भी कर लेगा, और टाइगर ये भी कर लेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल को क्लियर करूं, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर। तो जैसे स्नेक वो चूहे को खा रहा है, चूहा वो खुद भी कार्निवोर है। तो स्नेक चूहे को खा रहा है जो कि कार्निवोर है, चूहा जिसको खा रहा है स्नेक उसको भी खा सकता है। तो इस तरह से दोनों को, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्निवोर हो जाएंगे। कितने हैं ये? 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 4। 116 देन 117 ट्रू एंड फॉल बेस्ड है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। देखते हैं,
there is not much difference between GPP and NPP as there is very little or no loss of energy dispatch। है क्या बात कर रहे हो साहब, बहुत ज्यादा अंतर है, सिर्फ 10% ही आगे जा पाता है, 90% लॉस हो जाता है, बहुत डिफरेंस है। तो पहले वाला तो फॉल्स हो जाएगा, ये पहले वाला तो फॉल्स है। देन सेकंड वाला देख लेते हैं। एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास ऑफ हर्बीवोर्स नॉट फॉर डिकम्पोजर्स। एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास हर्बीवोर नॉट फॉर डिकम्पोजर। नहीं, डिकम्पोजर तो हर लेवल पर एक्ट कर सकता है, डिकम्पोजर के लिए भी हो सकता है, ये बात भी फॉल्स है। थर्ड बोल रहा है वो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चूंकि एंजाइम्स कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को, और एंजाइम्स रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे, तो ये ट्रू हो सकता है। दो फॉल्स है, एक ट्रू है, दो फॉल्स एक ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 117 करेक्ट आंसर बी। देन आगे बढ़ रहे हैं 118। What percentage of incident solar radiation is responsible for net primary productivity in the ecosystem? तो ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल होती है, ये इसने इंसिडेंट लाइट का पूछा है, तो वो होती है 1 से 5%। 1 से 5% की रेंज में मुझे दिख रहा है ए वाला 0.8 से 4%, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 119 ये क्वेश्चन थोड़ा, in the following food chain if 10 kilojoule energy is in the form of sunlight is falling on the green plant part of the plant, what would be the difference in the amount of energy obtained by lion in food chain first and food chain second? बढ़िया, थोड़ा करके देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है, थोड़ी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं इसको। यानी मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये पहले वाली फूड चेन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली के अंदर क्या है, मेरे पास एक है प्लांट, फिर आ रहा है डियर, फिर आ रहा है लायन। सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली के अंदर फिर प्लांट है, यहां पर भी डियर भी है और जेकॉल है, और फिर है लायन। इतना है ये सेकंड वाली। अब वो बोल रहा है इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ 10 किलोजूल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज फॉलिंग ऑन द ग्रीन प्लांट्स, यानी यहां पर। तो देखते हैं जरा, 10 किलोजूल यानी 10,000 जूल, ये इतनी इस पर मिल रही, 10 किलोजूल इसको भी मिल रही है, 10,000 जूल इसको भी मिल रही है, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, then what would be the difference in the amount of energy obtained by lion in food chain first and food chain second? ये food chain first है, ये food chain second है, इसमें भी lion है, इसमें भी lion है, इनकी जो एनर्जी मिल रही है इन तक पहुंचने, उनका डिफरेंस कितना होगा। तो एक एक करके दोनों की एनर्जी लेना पड़ेगी। जैसे प्लांट को मिल रही है 10,000 जूल, ये मिल रही मतलब सोलर रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका 1% यानी प्लांट को मिल जाएगा 1%, मतलब 2 जीरो हटाओ 100 जूल हो जाएगा। 10% लॉ चलता है, 100 जूल, इसका 10% यानी 10 जूल इसको मिलेगा, इसका 100% यानी 1 जूल इसको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो फूड चेन है उसमें लायन के पास आ गया है 1 जूल। सेकंड वाली फूड चेन देख लेते हैं हम। कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। सेकंड वाली फूड चेन वही 10,000 स्ट्राइक कर रहा है, इसका 1% यानी वही 100 जूल, उसका 10% यानी 10 जूल, उसका 10% यानी 1 जूल, उसका 10% यानी 0.1 जूल। तो ये सेकंड वाली जो है उसके लिए 0.1 जूल आ गया। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट वाली जो फूड चेन है उसमें लायन 1 जूल, सेकंड वाली फूड चेन उसमें 0.1 जूल, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.9 जूल। तो 0.9 जूल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिर्फ यहां पर क्या करना रहेगा, आपको इसकी जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उसका मतलब समझना पड़ेगा और ठीक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा क्या पूछा है। 120 द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज, अपने को पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, यानी ऐसा मिलेगा मुझे, स्ट्रेट सीधा मिलेगा, ठीक है। क्यों है ऐसा? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, इसका कोई लेना देना नहीं यूनिडायरेक्शनल से। द एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं प्रोड्यूसर लूं, यहाँ पर ये कंज्यूमर चल रहा है, तो यहां से जब मैं जाऊंगा आगे तो एनर्जी कम होते चले जाएगी, इसलिए मुझे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी इरेक्ट दिखेगा, अपराइट दिखेगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, ये तो बात ही गलत है। लॉस ऑफ एनर्जी भयंकर होता है, 90% तक हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ कंज्यूमर, कुछ तो भी बात है। तो इरेक्ट क्यों रहेगा या अपराइट क्यों रहेगा? बी वाला ऑप्शन आ जाएगा कि द एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल। और हम पिरामिड में सबसे नीचे प्रोड्यूसर रखते हैं, फिर कंज्यूमर रखते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटा छोटा होता जाएगा, जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 121 सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज आर नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है? ए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज चेंज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, हाँ ये तो करते हैं चेंज, सही बात है। डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, नहीं इकोलॉजिकल सक्सेशन में तो डिग्री बढ़ती जाती है, नए नए ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं, सही बात है ये तो। तो यहां जो इसने लिखा है गलत है, ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये पहले वाला सही था हमारा। थर्ड वाला देख लेते हैं, प्राइमरी सक्सेशन ऑकर इन एरिया लाइक कट फॉरेस्ट, नहीं वहां तो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन तो एकदम बेरन लैंड पर होता है। बेरन लैंड भी नहीं बोलना चाहिए बल्कि पत्थरों पर होता है ऐसा बोलना चाहिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज लेस न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, नहीं क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो तो सब जगह छाई हुई है, उसकी बॉडी में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉक करके रखे हुए, वो कंजर्व करके रखा हुआ है, ये तो गलत बात है। ये वाली भी लेस नहीं बल्कि मोर आएगा, तो नॉट ट्रू, कौन से नॉट ट्रू है? बी, सी और डी, बी सी एंड डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 121 देन आगे बढ़ते हैं 122, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेशन से। विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टू वाटर, पता है अपने को पानी के बाद में कार्बन ही है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इन सबको या न्यूक्लिक एसिड इन सबको बनाने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 122 के बाद आ जाएगा 123, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम्स सर्विसेज 50% अकाउंट्स फॉर, पता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइन है। 124 अबाउट 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइन है। 125 ये भी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, वो पूछ रहा है ए और बी क्या है, तो ए के अंदर आपको मिल जाएगा फंजाई और बी के अंदर मिल जाएगा एंजियोस्पर्म, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 125 के बाद 126 इंडिया हैज मोर, अब इन एक एक स्टेटमेंट रख कर देखते हैं और करते जाते हैं। इंडिया हैज मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 40,000 नहीं, 40,000 नहीं होती, एनसीईआरटी का डेटा है 1200 होती है, तो फिर यहाँ तो और कहीं है ही नहीं 1200, यानी इसका मतलब यही, यहाँ भी देख लेते हैं इसको, बर्ड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री लाइज इन ट्रॉपिक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, लर्न करना है सिर्फ। 127 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इकोसिस्टम सर्विसेज, तो तीन तरह का था, एक ब्रॉडली होता है, एक नेरोली होता है और एक एथिकल। एथिकल पहले डिस्कशन हो चुका पहले क्वेश्चन के अंदर। नेरो के अंदर ये छोटे मोटे फायदे जैसे ऑक्सीजन मिल रही है, जैसे मसाले मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है, फायरवुड मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है, ये नेरो यूटिलिटेरियन। और ब्रॉड वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे पॉलिनेशन कराना, ऑक्सीजन का मिलना, एस्थेटिक वैल्यू इसकी, ये सब ब्रॉड में आएगा। तो देखते हैं कि करके कितने हैं ऐसे। वो बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, फायरवुड नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है, हाँ ऑक्सीजन बड़ी बात है, अभी ऑक्सीजन का देख ही लिया आपने, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना के अंदर। फ्लड कंट्रोल ये भी बड़ी बात है, ड्रग्स ये छोटी मोटी बात है, नेरो यूटिलिटी, फाइबर ये नेरो यूटिलिटेरियन है, फाइबर, फूड ये भी नेरो यूटिलिटेरियन है, पॉलिनेशन ये बड़ी बात है, और आपका इरोजन कंट्रोल, सॉइल इरोजन का कंट्रोल ये भी बड़ी बात है। तो चार होना है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन 128, 128 128 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जहां पर हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्या की क्राइटेरिया? वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डिक्शनरी, सही बात है। हाई लेवल ऑब्स्टेकल टू चेक द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, नहीं ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, दूसरे भी देख लेते हैं। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाँ बहुत सारे मिलेंगे वहीं की वहीं। डिग्री टू थ्रेट विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस, हाँ हैबिटेट लॉस अगर करोगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वहां पर डिग्री ऑफ थ्रेट हो सकता है। तो उसने पूछा है नॉट द की क्राइटेरिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 128। देन 129, 129 द historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 was Earth Summit, नाम था उसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 130 select the statement which is incorrect with respect to species area relationship। पहले वाला बोल रहा है for a small area the value of slope, उसने पूछा इनकरेक्ट, उसने इनकरेक्ट पूछा है। For a small area the value of slope of regression lies in the range of 0.1 to 0.2, ये तो करेक्ट है, सही बात है। सेकंड वाला on logarithm scale the relationship between become rectangular hyperbola, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, rectangular hyperbola नहीं मिलने वाला है। अगला बोल रहा है for a very large area of regression coefficient ranges from 0.6 to 1.2, ये भी सही बात है। then Alexander von Humboldt found that species increase in explored area but only up to a limit, ये भी सही बात है कि एरिया के बाद अगर आप जाओगे तो स्पीसीज डिस्टेंस नहीं बढ़ने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 130 का। देन 131, 131 बोल रहा है इफ यू कंसीडर द डिफरेंट एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस एंड मैमल्स द करेक्ट ऑर्डर फॉर देयर नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट विल बी, तो सबसे ज्यादा मुझे फिशेस मिलेंगी, वैसे ही फिशेस की स्पीसीज ज्यादा है, सबसे ज्यादा मुझे फिश मिलने वाली है। फिश कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद फिश के बाद मुझे क्या मिलेंगे? बर्ड्स मिलते हैं, तो फिश के बाद मेमल नहीं बल्कि बर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के लाइनों में से ही है क्वेश्चन। 132 द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पॉल एलरिच, करेक्ट आंसर सी डायरेक्ट। 133 ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, रिजल्ट कर सकता है? All of the following may be the result of the loss of biodiversity except decreased variability of pest and disease cycle, नहीं ये तो गलत बात है, ये ही आगे भी पढ़ के देखते हैं। Decline in net primary productivity, नहीं। All the following may be the result of loss of biodiversity, क्या क्या है रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी के? डिक्लाइन इन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, हाँ वो भी हो सकता है इसका। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेंस, हाँ ये भी हो सकता है और होना ही चाहिए। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस लाइक वाटर यूज, ये भी हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 133। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब आपको एनसीईआरटी के अंदर लाइनों में मिल जाएगा। 133 का ए। 134 वन ऑफ द इविल क्वार्टेट, यानी वो चार जो इविल है बुराइयां, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो चारों दी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था बाय इंदिरा गांधी, तो उसमें भी जो दो तीन बातें थी, एक डीटीटी का यूज था और दूसरा हैबिटेट लॉस भी था। तो हैबिटेट लॉस इसमें आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यानी अगर किसी का घर ही नहीं रहेगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। 135, 135 Which of the following animals has become extinct due to over exploitation by human? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से इससे पहले भी एक क्वेश्चन जा चुका, स्टेलर सी काउ, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन से गया है। 135 में बी, ये एक्सटिंक्ट हुआ है। 136 फिर उसने देके रखा है मेज द कॉलम, देख लेते हैं क्या है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड फियोफाइटाइजेशन इन लाइकन्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन से होता है ये वाला काम। तो रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट कंपाउंड बनाता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। फिर देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम दे सकते हैं और हाइड्रोकार्बन से कैंसर हो सकता है। ए में सेकंड
ए में सेकंड, यहां पर भी और यहां पर भी, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, यहां पर भी और यहां पर भी, सी में फोर्थ, यहां पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 136, नेक्स्ट क्वेश्चन 137, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीएनजी और पेट्रोल और डीजल एक्सेप्ट, ये सब के सब एडवांटेज है किसको छोड़कर, इट कैन नॉट बी एडल्टर्ड, सही बात है, इसमें मिलावट नहीं हो सकती, इट बर्न्स मोर इफिशिएंटली, ये भी बिल्कुल सही बात है, इट नीड्स टू मच केयर फॉर यूज, नहीं ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है इसकी यूज करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज कंपेरेटिवली चीपर, हाँ वो भी सही बात है, तो गलत बात क्या है, सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 37 के बाद 38, to safeguard our water resources the government of India has passed the water act 1974, correct answer A। 39, in Chamoli district chipko movement was started to hug the tree movement है, ये जो कोई भी झाड़ काटने आता था, पेड़ काटने आता था, उस पेड़ से लिपट जाते थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि झाड़ को काटने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, उसी तरह का था ये, तो प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम देयर कटिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 139 के बाद 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लोशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेफिनेटली है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, और मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 141, ग्लोबल वार्मिंग कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, काय से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, नहीं डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस कर दोगे तो कंट्रोल हो जाएगा, यानी आप जंगल की कटाई रोक दोगे तो रुक जाएगा। कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, हाँ इससे भी अब आप कटिंग डाउन करोगे फॉसिल फ्यूल का यूज, तो उससे भी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ पॉपुलेशन अगर कम होगी तो हमें कम फ्यूल चाहिए रहेगा। डी, प्रोमोटिंग द यूज ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 142, फॉर लेइंग रोड पॉलीबेंजीन मिक्स विद बिटुमिन, ये पहले हो चुका, करेक्ट आंसर बी। 141, 142, 143, इकोसिस्टम इज, एक डिफिनेशन पूछ रहा है वो, एनी फंक्शनल यूनिट दैट इंक्लूड द होल कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द अबव फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, तो लिविंग बीइंग का एबायोटिक फैक्टर से जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम कहलाएगा, सही बात है। और भी देख लेते हैं, बी और सी भी देख लेते हैं, ये तो हमें समझ में आया है कि सही है। बी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, नहीं ये तो पॉपुलेशन कहलाता है। ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट, नहीं इसको थोड़ा बोलेंगे इकोसिस्टम। ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर, नहीं इसको भी नहीं कहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये डेफिनेशन ही है इकोसिस्टम की। 143 के बाद 144, विच रिप्रेजेंट इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड यानी उल्टा पिरामिड कौन दिखाएगा मुझे, देखते हैं जरा। उल्टा मतलब ऐसा पिरामिड चाहिए मुझे, ऐसा पिरामिड कौन दिखाएगा, देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मान लो घास के 1000 प्लांट हैं, तो फिर ग्रास हॉपर सो ही होंगे उसके ऊपर तो जब मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, 1000 के लिए ऐसा है तो 100 के लिए ऐसा, यानी ये आगे जाकर ऐसा सीधा उल्टा तो नहीं होने वाला है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पूर्ण इकोसिस्टम, अरे पिरामिड ऑफ एनर्जी पूर्ण इकोसिस्टम में कोई सा भी इकोसिस्टम ले आना यार तू, वो ऑलवेज इरेक्ट ही होता है, सीधा ही होता है, तो ए भी गलत है। मैं पहले क्वेश्चन इधर शिफ्ट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 144 के बाद ही 145 ये रहा, और 145 के बाद भी बल्कि 146 ये वाला क्वेश्चन है। 146 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि विच रिप्रेजेंट इन्वर्टेड पिरामिड, यानी कौन सा उल्टा पिरामिड, यानी इस प्रकार का पिरामिड मुझे कौन देगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बताया जैसे मैंने भी आपको कि जैसे 1000 ग्रास के पौधे हैं, 1000 ग्रासेस हैं, तो उसके अंदर ग्रास हॉपर 100 ही होंगे, फिर उसके ऊपर जो बर्ड्स होंगे वो 10 ही होंगे, तो इस तरह से ये जो बनेगा ये ऐसा बनेगा सीधा। इन्वर्टेड चाहिए मुझे, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पूर्ण इकोसिस्टम वो तो ऑलवेज सीधा होता है यार, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज सीधा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, बायोमास का ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा होगा, तो जो बहुत सारे ग्रास होंगे, जैसे मान लो 100 ग्रास है, उनका अगर वजन करूंगा मैं, तो मान लो इनका वजन मेरे पास 1000 पौधे हैं ग्रास के, तो मान लो मेरे पास वजन आ गया 100 किलोग्राम। फिर उनके ऊपर ग्रास हॉपर रहेंगे तो उनका वजन मान लो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। उसके ऊपर मान लो जो बर्ड्स रहेंगे, तो ये वजन बायोमास ये ज्यादा फिर कम, यानी ये कैसा रहेगा, ये भी सीधा ही रहेगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, तो ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं जरा अपन।
पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, मुझे उल्टा चाहिए, देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। तो मान लो ये एक ट्री है, एक ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, देन इसके ऊपर मान लो 100 पैरॉट है, तो ये 100 पैरॉट के लिए मेरे पास ऐसा बनेगा। उनके ऊपर मतलब मान लो 10,000 लाइस है, या 100 पैरॉट पर 10,000 लाइस है, तो ये मान लो ये ऐसा, तो कैसा बनेगा? उल्टा। ये वाला सही हो जाएगा। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये सही है, ओनली डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। 146, इसके बाद आगे आ जाते हैं आगे। 147, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एटमॉस्फेरिक फेज इज एब्सेंट या नेग्लिजिबल? तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के केस में हाँ 78% है नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो भी सब ठीक है, फास्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का ये भी। 148, रेजर्वायर फॉर कार्बन इज, रेजर्वायर वो जगह होती है जहां से लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है, यानी जरूरत से ज्यादा हो तो वहां डंप कर दो, जरूरत से कम हो तो वहां से निकाल लो। तो फॉसिल फ्यूल हाँ वो है रेजर्वायर कार्बन का, ओशियन वो भी है, एटमॉस्फेयर वो भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल। 149, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, इससे पहले मैंगो का था, अब राइस का आया। दिस स्टेटमेंट इज अबाउट विच एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां भी ये आंसर था, यहाँ भी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा, करेक्ट आंसर ए। 150, 150, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन वाज फर्स्टली गिवन बाय, पता है अपने को वन हम्बोल्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपका जो पेपर था ये 10th वाला मेजर टेस्ट पेपर था। 11th वाले मेजर टेस्ट के साथ, पहले तो 11th वाले मेजर टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और उसके एनालिसिस के साथ फिर मैं आपसे मिल जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।